अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहूती, मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज, किस्त नंबर 12। बड़ी अम्मा पुलिस स्टेशन गजरी से फ़ोन है। इजहार ने दूर ही से बड़ी अम्मा को आवाज़ दी। बड़ी अम्मा के हाथ से सरौता छूट गया। पुलिस स्टेशन से? किसका है? वो होलती हुई तख्त से नीचे उतर आई। एएसपी साहब का है, उसने खुद भी कदरे परेशानी से बताया। यहाँ क्यों किया है? हमने कहीं डाका डाला है? वो इजहार के करीब चली आई। मालूम नहीं, कह रहे हैं मज़ाहिर साहब की दादी से बात कराएं। लो बताओ, मेरा क्या काम? उनके औसान ख़ता होने लगे। कांपते हाथों से रिसीवर थामा। हेलो, उनकी आवाज़ कांप रही थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मज़ाहिर की दादी बात कर रही हूँ। मियाँ, हम नहीं जानते किसी मिनहाज हुसैन को। हमने नहीं सुना ये नाम। हमारी 7 पुश्तों में कभी थाना पुलिस नहीं हुआ। वो बड़ी नाराज़गी से गोया हुई। जी हाँ, महानूर मेरी नवासी होती है। जी हाँ, मेरे पास है एक बूढ़ा मुलाजिम। किस बात की गवाही? नहीं, हम किसी के गवाह नहीं बनेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमारे पास वक्त है। हम सीधे साधे शरीफ लोग हैं, ऐसे ही लोगों से हमारा मेल जोल है। बस आप हमें माफ़ करें। मैंने कहा ना, हम नहीं जानते, ना हमें जानने की ज़रूरत है। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना, ना मेरे बच्चों को। हमें मुफ्त में परेशान करने की ज़रूरत नहीं। आपका इसरार बेकार है। कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह, आप छांटते फिरें। हमें माफ़ करें। हमारी भला से? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई ताउन नहीं करेंगे। मेरी बच्ची का नाम किसी को ज़ुबान पर लाने की इजाज़त नहीं। खुदा हाफिज़। उन्होंने बड़ी बेमुरव्वती से कहकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मैं कौन के खामखा? वो बड़बड़ाई। अल्लाह अल्लाह करके तो जान छूटी है। हमारी शामत ने धक्का दिया है कि हम गवाहियाँ देकर उसे बाहर लाएं, ताकि वो फिर शुरफा की पगड़ियाँ उछालता फिरे। भैया, वो अंदर ही सही है। बताओ। वो दोबारा अपने तख्त पर आकर बैठ गई। क्या कह रहा था? क्या मसला है? इजहार पहले ही उनके तख्त पर बैठ चुका था। कह रहा था कत्ल केस में अंदर हुए हैं मिनहाज हुसैन पाशा, और उनका कहना है जिस वक्त कत्ल हुआ वो हमारी कोठी में मौजूद थे और आपकी नवाजी महानूर के साथ चाय पी रहे थे, जो आपके बूढ़े मुलाजिम ने तैयार की थी। कत्ल बहुत अहम आदमी का हुआ है, इसलिए उसका असर और रसूख इस वक्त कुछ काम नहीं आ रहा। लिहाजा अगर साबित हो जाए कत्ल के वक्त मिनहाज हुसैन पाशा आपके घर में आपकी नवासी के साथ चाय पी रहा था, तो बहुत आसानी से उसकी जान छूट जाएगी। मुझे तो ये पुलिस वाला भी उसी का चमचा लग रहा था। ऐसे हमदर्दी बघार रहा था उससे जैसे दूध शरीक भाई हो, अगर सगा ना हो। हम क्यों जान छुड़ाएं? कहीं जाकर तो अल्लाह ने हमारी सुनी है। हमें क्या नफलों का सवाब। महानूर धुले हुए कपड़े लेकर जब तख्त तक पहुंची तो बहुत कुछ उसके कान में पड़ चुका था। उसके वजूद पर लर्जा सा तारी होने लगा था। वो इजहार और बड़ी अम्मा से नज़र चुरा के कपड़े तह करने लगी। अगर सही के फंस गए ना मौसूफ, तो फांसी हो सकती है। अब तो उनकी सारी फाइलें खुल जाएंगी, इजहार ने कहा। खैर, अल्लाह ना करे फांसी हो, बस इतनी सज़ा ज़रूर मिले कि अकल ठिकाने आ जाए और सीधे रास्ते पर आ जाए, उसकी माँ को सुकून मिल जाए। बड़ी अम्मा फितरत से मजबूर थी। लफ्ज़ फांसी सुनकर तड़प कर रह गईं। ये लें, एक तरफ तो आप लोग इतने आजिज़ के देखना सुनना नहीं मांगते और दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी भी चाहते हैं, इजहार ने तमस्खराना अंदाज में कहा। अरे, उसकी माँ का ख्याल आता है। औलाद को कहाँ एहसास के माँ होती क्या है। वो बेचारी तो जीते जी मर रही है। खुदा उस बदनसीब को हदायत दे दे तो क्या बात है। क्या ज़िंदगी है उस बेचारी की। बड़ी अम्मा के रकीक कल्ब में तड़प पैदा होने लगी। अगर वो हमें यकीन दिला दे कि बाहर आकर हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, तो हम अभी गवाही देने को तैयार हैं। बड़ी अम्मा अपनी फितरत से मजबूर थीं, जैसे सब कुछ भुला बैठी थीं। ये तो कोई बात ना हुई। इजहार को यह हमदर्दी बिल्कुल पसंद ना आई। अरे, बच्चों को क्या एहसास हम औरतों की मुसीबत का। न जाने किस एहसास ने उनकी आवाज़ को आंसुओं में भिगो दिया। महानूर ने चौंक कर बड़ी अम्मा की तरफ देखा। सारी माएँ एक जैसी होती हैं, मगर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। बस उसकी माँ का ख्याल आ रहा है। वो आंसू पोंछने लगी। महानूर खामोशी से कपड़े तह कर रही थी। रीबा जाने किस कोने में घुसी हुई थी। गालिब गुमान यही था कि वीडियो देख रही होगी। मज़ाहिर आम से शलवार कमीज़ में मलबूस लाउंज में दाखिल हुए तो आंखें पहुँचती बड़ी अम्मा पर नज़र पड़ी। खैरियत? उन्होंने इजहार और महानूर की तरफ बारी बारी देखा। हाँ, खैरियत ही है, अल्लाह खैरियत ही रखे। आओ बैठो। बड़ी अम्मा की आवाज़ पर अभी तक आंसुओं का असर था। क्या बात है बड़ी अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? मज़ाहिर हनूस परेशान नज़र आए और बड़ी अम्मा के करीब बैठ गए। कुछ नहीं बेटे, ये दिल तो यूं ही भरा रहता है हर वक्त। पुलिस स्टेशन गजरी से फ़ोन आया था एएसपी का। गवाहियाँ चाहिए हमारे घर से। इजहार से ना रहा गया। वो फ़ोन के बाद से दर हकीकत बहुत फ़िक्रमंद था। किस किस्म की गवाहियाँ? मज़ाहिर बुरी तरह चौंक पड़े। मिनहाज हुसैन पाशा के लिए। एएसपी उनके जिगरी यार ही होंगे, वरना उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी मुलजिम के लिए गवाहियाँ इकट्ठी करते फिरें।
इजहार बेजारी से बोला। ठीक से बताओ क्या मसला है। मज़ाहिर फ़िक्रमंद नज़र आने लगे। एक उचटती निगाह महानूर पर भी डाली थी। कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर है मौसूफ़, और जिस रोज़ कत्ल हुआ उस रोज़ कत्ल के वक्त हमारे ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे बकौल उनके। अब वो इस खुश फहमी में मुब्तला हैं कि आप ही और बाबा उनकी रिहाई के लिए गवाहियाँ पेश करेंगे। बेवकूफ़ ना होते तो आज फंसते क्यों? इजहार ने मुख्तसर सब कुछ गोशगुजार कर दिया। वाकई इस खुश फहमी पर हैरत है। मज़ाहिर ने गैर इरादी तौर पर महानूर की तरफ देखा। फ़ोन किसने अटेंड किया था? उन्होंने इजहार से दरियाफ़्त किया। अटेंड तो मैंने ही किया था, मगर ASP ने बड़ी अम्मा को बुलाकर बात की थी। बड़ी अम्मा से? मज़ाहिर को ताज्जुब हुआ। क्या कहा था उसने? कह रहा था मज़ाहिर की दादी से बात कराएं। इजहार ने जवाब दिया। वो किसी सोच में डूब गए। चंद सानिया सोचने के बाद अपनी जगह से उठे और फ़ोन की तरफ बढ़े। कोई नंबर डायल करने के बाद बोले, ASP से बात कराएं, मज़ाहिर बात कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मज़ाहिर, कुछ देर कबल गालिबन आपने फ़ोन किया था। जी अभी पता चला है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि एक फ़ाइल हमारी तरफ से भी तैयार कर लें। इन मौसूफ़ को अच्छी तरह समझा दें कि हमारे घराने के किसी फ़र्द का नाम भूल कर भी अपनी ज़ुबान पर ना लाएं, वरना इनके हक़ में मज़ीद बुरा होगा। वो हमें जितना डिस्टर्ब कर सकते थे कर चुके, अब डिस्टर्ब होने की बारी उनकी है। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कत्ल किसका हुआ है। आप हमसे किसी किस्म के ताउन की उम्मीद ना रखें। आई एम सॉरी। उन्होंने रिसीवर क्रेडल पर डालकर महानूर का चेहरा देखा, जो किसी किस्म का तासुर नहीं दे रहा था। खुश फहमी नहीं है ये, बल्कि ये भी धमकी का एक अंदाज़ है। इतने आराम से फांसी चढ़ने वाला नहीं है वो। बाहर वो ज़रूर आएगा और इस बात को जवाज़ बनाकर कि हमने उसके साथ ताउन ना करके कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, वो मज़ीद तंग करेगा। मगर घबराने की कोई बात नहीं, करूँगा इसका हिसाब किताब। वो लाउंज से वापस जाने लगे। इस हिसाब किताब के चक्कर में कहीं वो हमारा ही हिसाब बेबाक ना कर दे। मौका अच्छा है, वो अंदर है। मैं तो आरफा से कहती हूँ कि ताहिर अली के दोस्त से बातचीत करके कोई जल्दी की तारीख ठहरा ले। मर्द के साथ औरत बहुत भारी हो जाती है। जिनके घर जाएगी वो आप बंदोबस्त करते फिरेंगे। बड़ी अम्मा को नया ध्यान आया था। बस आपके जहन में तो इसके सिवा कोई दूसरा हल ही नहीं आता। मज़ाहिर के अंदाज में नाराज़गी थी। लो, जब तक ये किसी की हो नहीं जाती तभी तक का तो किस्सा है, बाद में उसे क्या दिलचस्पी होगी? बड़ी अम्मा ने मज़ाहिर से ज़्यादा नाराज़ लहजे में कहा। क्या कह सकते हैं? मज़ाहिर ने महानूर के चेहरे पर नज़र डालकर गैर इरादी तौर पर कह दिया था। महानूर अपनी जगह नुचड़ कर रह गई थी। क्या क़यामत थी! किस अंदाज में मौज़ूए गुफ्तगू बनती थी वो आजकल। मज़ाहिर के पीछे इजहार भी बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद बड़ी अम्मा किचन में चली गई। महानूर तयशुदा कपड़े एक तरफ करके गाँव तकिए से टेक लगाकर लेट गई। उसके चेहरे से थकन ज़ाहिर थी। उसे फांसी भी लग सकती है। इजहार के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। दिल एकदम पूरी कुव्वत से सिकुड़ा और फिर फैला। फांसी? क्या पलक झपकते का खेल है मौत और ज़िंदगी? बस। उसके सिगरेट की खुशबू उसके एसाब छूने लगी। उसकी आवाज़ का इर्तियाश सारे माहौल पर तारी होने लगा। यहाँ वहाँ हर तरफ हर सिमत वो खड़ा था। उसने आंखों पर बाजू रख लिया। उसकी भारी मखमूर ज़ेरो बम पैदा करती आवाज़ उसका बाजू हिलाने लगी। कितनी सफाकी थी मज़ाहिर के नरम वजूद में, कल्ब में, और कितनी नरमी थी उसके आहनी वजूद में। इश्क है कि ज़िद, दिल के आहनी दरवाज़ों से सर तोड़ टकरा रहा है। मोहब्बत है कि खेल, एक तमाशा सा तो है। अंधेरा है कि रोशनी, कुछ होने का एहसास तो है। सफ़र है कि मंजिल, कोई उभरती सी चाप तो है। यकीन है कि धोखा, कोई गुबार सा तो है। रंग है कि बेरंगी, वजूद के मकान में पड़ाव तो है। होनी है कि अनहोनी, कोई हादसा तो है। जस्त है कि कदम, सरसराहट सी तो है। रसाई है कि ना रसाई, एक कर्ब सा तो है। दिया है कि जुगनू, कोई रोशनी सी तो है। दूर है कि करीब, मौजूद तो है। गुमान है कि एहसास, वजूद तो है। वो उठकर बैठ गई। उसे अपने एहसासात से खौफ सा आने लगा। अंदर कोई वहशत नाचने लगी। उसका जी चाहा चीखें मार मार कर रोने लगे। क्यों, उसे खुद भी नहीं पता था। उसे यूँ महसूस हुआ कि वो मौजूद थी मगर अब गायब हो जाएगी, खुद अपनी नज़रों से ओझल हो जाएगी। इतना अहम बना दिया था उसे उसकी अपनी नज़रों में। कितना खामोश हादसा था ये, कितनी ऊंची बुलंद और ख़ास हो गई थी। मुंतखब होना ही तो खूबी है। ये एहसास कि वो इंतखाब की गई है उस रोज़ हुआ था जब वो उस पर 100% कुदरत रखने के बावजूद फासले पर बैठकर बात कर रहा था। इतने बुरे आदमी से इतनी एहतियात की उम्मीद कोई नहीं करता, उसे भी नहीं थी, मगर वो इस मार्के से गुजर गया था। फिर दस्तक नहीं ज़रब पड़ी थी, इतनी ज़ोर से कि निशान रह गया था। हैरत और खौफ की सरहदें अबूर करके इंकशाफ के जंगलों में दिनों भटकी थी। डार्क ग्लासेस उसने कभी अबूर नहीं किए थे, मगर उसके दिल की सरहदों को छू आई थी। मज़ाहिर की नज़रअंदाज़ी तीर अंदाज़ी थी। उस नज़रअंदाज़ी ने नज़र नवाज़ी के राज का इदराक दिया था, जैसे अंधेरे से रोशनी की अहमियत का पता चलता है।
जो आम सी भी नहीं थी। कोई कश्तियाँ जलाकर इश्क के अंदलस में उतरा था। उसे अपने एहसासात से घबराहट होने लगी। आंखों पर बाजू था, उसे मज़ाहिर की आमद का पता नहीं चला था। आइसक्रीम खाने चल रही हो? रीबा तैयार हो रही है, तुम भी तैयार हो जाओ। वो एकदम उठकर बैठ गई, अपना दुपट्टा और कमीज़ दुरुस्त की। नहीं, मूड नहीं है मेरा, आप रीबा को ले जाएं। वो नज़रें झुकाकर इनकार करने लगी। मगर रीबा तो इसरार करेगी, उसी ने मुझसे कहा है कि आप कहेंगे तो आप ही ज़रूर तैयार हो जाएंगी। मज़ाहिर का अंदाज़ मखसूस और आम सा था। क्यों तैयार हो जाऊंगी इनके कहे से? मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। वैसे भी हमें इस किस्म की खुशगवार एक्टिविटीज़ की आदत नहीं है। बहुत टाइट बजट होता है हमारे घर का। मज़ाहिर ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। साफ गोई बेमुरवती, बदलिहाजी, चिड़चिड़ापन और फैसला कुन कान तो उसकी बस हाँ ना के आदी थे। आज तो बहुत वजाहत थी। वो सचमुच फ़िक्रमंद से होकर उसकी सूरत देख रहे थे। तबीयत कैसी है? वो पूछ रहे थे। वैसी ही है जैसी रहती है, अच्छी तो नहीं कहते ऐसी तबीयत को। वहाँ से फिर एक पत्थर आया। लगता है तुम ठीक से सोई नहीं, टेंस हो। एनी प्रॉब्लम? पता नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका था या कोई और एहसास। उसे तो यूँ लगा जैसे वो साफ साफ कह रहे हों कि तुम पाशा की वजह से फ़िक्रमंद हो। नहीं खैर, सो तो जाती हूँ, काम ही क्या है यहाँ मुझे। बस अम्मी की याद आ रही है, कई रोज़ हो गए हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। ठीक है फिर उठो, आज मैं फुर्सत में हूँ, मिला लाता हूँ पुप्पो से। चलो शाबाश, अब हरी अप। माँ से मुलाकात का एहसास ही इतना खुशगवार था कि वो वाकई उठ खड़ी हुई, गोया सब कुछ भूल भाल गई हो। मज़ाहिर ने बहुत पढ़ने वाली नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। अपने घर वापस जा सकती हूँ अब तो। वो कुछ कहते कहते रुक सी गई। उसे फांसी नहीं होगी, यहाँ वज़ीर आज़म का भाई कत्ल हो जाता है और कुछ नहीं होता। एक ज़रा सा ख़ास आदमी ही तो कत्ल हुआ है। वो बहुत माहिर खिलाड़ी है, कानून के गले में अटक जाएगा। हम फ़िलहाल किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। वो ओवरनाइट भी बाहर आ सकता है। इस बार बाहर आएगा तो और भी बिखरा हुआ आएगा। अव्वल उसे ब्लेम किया गया है, दोयम गवाही से हमारा इनकार। जाने उससे किस खुशफहमी की बुनियाद पर हमसे रुजू किया, मुझे हैरत है। एनी हाउ तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। मानूर गुमसुम सा उन्हें जाता देखती रही। जाने किस खुशफहमी की बुनियाद पर यह जुमला उसके एसाब तोड़ फोड़ रहा था। उसे तो मज़ाहिर से वहशत होने लगी थी। वो बड़ी आहिस्तगी से अपने रिहायशी कमरे की तरफ बढ़ रही थी। रीबा की खातिर पहले आइसक्रीम का मरहला तय करना था, जो किया। फिर माहनूर के घर पहुँचे। बुझी बुझी सी शमसा एकदम से खिल उठी थी। बहन बहुत याद आ रही थी, जो अचानक आ गई थी। उस पर मस्तजाद रीबा हमरा थी। खामोश भाएँ भाएँ करते घर में आनन फानन चहल पहल हो गई। माहनूर की सरखुशी की कैफियत मज़ाहिर ने खसूसी तौर पर नोट की थी। वो बड़ी तरंग में इधर उधर आती जाती नज़र आ रही थी। घर वालों के इसरार के बावजूद उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ आते ही उसे भूख लग गई थी। किचन से एक प्लेट में दाल चावल निकाल लाई थी। मज़ाहिर और रीबा खाना खा कर आए थे। उसने तकल्लुफ़न बहरहाल पूछा था और बरामदे में मोड़े पर बैठकर खाने लगी। मज़ाहिर ने अपने घर में और इस घर में उसके रवैये के वाज़े फ़र्क को महसूस किया था। यूँ नज़र आने लगी थी गोया मुरझाए हुए सब्ज़े पर पानी पड़ गया हो। ज़रूर कोई बड़ी भूल हुई है हमसे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। कैसी बैठे बिठाए मुसीबत में मुब्तला हो गए। आरफा मज़ाहिर से हम कलाम थी। सारे ख़ानदान में तमाशा सा बन गया है। बड़ी भाभी भी आई थी, इतनी छानबीन कर रही थी गोया कोई सुराग लगाकर ही रहेंगी। कोई सुराग हो तो मिले। बड़ी अम्मी कब आई थी? मज़ाहिर ने फ़िक्रमंदी से पूछा। 2 दफ़ा आ चुकी हैं, आरफा ने उदास और शर्मसार अंदाज में बताया। अब आप फ़िक्र ना करें फूफो, वो तो लॉकअप में चले गए हैं। दुआ करें वहीं रहें हमेशा हमेशा के लिए, और बहुत से लोगों का भी भला होगा। रीबा उनके दरमियान आकर बैठ चुकी थी। उसके कान में बड़ी अम्मी की आमद की इतला पहुँच गई थी। बड़ी अम्मी से उसे ज़माने भर की शिकायतें रही थी। ताहिर अली और आरफा दोनों चौंक पड़े। लॉकअप में? तुम्हें कैसे पता? आरफा ने रीबा के साथ साथ मज़ाहिर को देखा। फ़ोन किया था, वो कहीं हो, हम लोगों को भूलते नहीं हैं। रीबा खिलखिलाकर हंसी। मज़ाहिर गड़बड़ा गए। ताहिर अली और आरफा चंद सानियों को सन्नाटे में रह गए। कब से है? आरफा ने पूछा। लॉकअप तो ऐसे लोगों के लिए रेस्ट हाउस होता है, आ जाएगा 2-4 रोज़ में बाहर। ताहिर अली किसी सोच से बाहर आकर पुरसकून लहजे में कह रहे थे, जैसे जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच गए हों। फूफो मन्नत मान लें, अगर उन्हें उम्र कैद हो गई तो गरीबों को खाना खिलाएंगी। रीबा बड़ी मासूमियत से गोया हुई। अल्लाह बदख्वाही के एहसास से भी बचाए, जो गुमराह हैं उन्हें हिदायत दे, वो यासियत भरे लहजे में कह रही थी। वैसे इस तरह के लोगों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। देखिएगा इंशाअल्लाह एक दिन खुद ही कत्ल होंगे। वो फिर बोली। महानूर ने बड़ी बेसाख्तगी से रीबा की तरफ देखा था और उसके देखने को मज़ाहिर ने देखा था। बुरी बात बेटी, ऐसी बुरी बातें मुँह से नहीं निकालते, अच्छा नहीं लगता। ताहिर अली ने रीबा को टोक दिया। तो फिर क्या करें, लोग इतना सताते क्यों हैं? बड़ी अम्मा कहती हैं कि दुखा हुआ दिल तो खुद ही बद्दुआ होता है। जो लोग इतनी बद्दुआएं लेते हैं उनका तो अंजाम बुरा होना ही है। एक दिन तो हद ही हो गई। फुप्पो वो हमारे
रीबा बुरी बात, तुम्हें इन बातों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मज़ाहिर ने उसे फ़ौरन ही टोक दिया। रीबा समझ गई कि उसे इस वाक़े का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। अजीब सी बेचारगी और बेबसी का एहसास है बेटे। ऐसा महसूस होता है जैसे हम यूं ही वीरान रहेंगे। ये तंगी का वक्त कभी गुजरेगा ही नहीं। ज़िंदगी कौन सा ठंडी हवा का झोंका थी, अल्लाह ही इस गर्दाब से निकाले। इंशाल्लाह बेहतरी होगी, हौसला ना हारें, अच्छी उम्मीद और दुआ का सहारा लें। क्यों इतनी मायूस होती हैं? आप हमेशा से इतनी खुददारी का इजहार करती हैं कि बड़ी अम्मा भी आपकी मदद के ख्याल से घबराती हैं कि आप बुरा ना मान जाएं, आपको दुख ना हो। कहती हैं मैं हमेशा पहले सादा खाने से पेट भरती हूँ, बाद में कोई चीज़ अच्छी चख लेती हूँ। कहती हैं दस्तरखान पर मुझे आरफा याद आ जाती है। लेकिन फूफा, खुददारी अच्छी चीज़ होती है, मगर अपनी सगी माँ से किसी किस्म का ताउन हासिल करने में क्या झिझक। मज़ाहिर आज दबे दबे अंदाज में दिल की बात कह ही गए। अपनी अपनी तबीयत होती है मज़ाहिर, ख्वाह कोई एहसास कमतरी कहे या खुददारी। अपने घर में खाने को हो तो दूसरे के घर में खाना भी अच्छा लगता है। आरफा ने बड़े वक़ार से जवाब दिया। वो आपकी माँ का घर है, किसी दूसरे का नहीं, मज़ाहिर ने बरजस्ता कहा। चलो खैर छोड़ो, यकीन करो अल्लाह ने कभी भूखा नहीं सुलाया, उसकी शुक्रगुजारी को ये भी बहुत है। अब इस मुसीबत के वक्त में अम्मा और तुम लोग जो ताउन कर रहे हो, यही अपनायत का एहसास हमारे लिए बहुत है। क्या ताउन कर रहे हैं? ये तो वहाँ भी कैदियों की तरह ही ज़िंदगी गुजार रही है। वो बड़ी साफ गोई से कह रहे थे। अब वो कैद हुए हैं तो ये आज़ाद हुई हैं, और आज अक्का जान इन्हें घुमा फिरा रहे हैं। रीबा के मुंह से फिर कुछ फिसल गया। महानूर किचन में थी और शमसा से राजदाराना अंदाज में बातें कर रही थी। रीबा की आवाज़ वहाँ भी पहुँची थी। घर ही कितना बड़ा था, सारे माहौल पर एक मरतबा फिर खामोशी तारी हो गई। रीबा ने अचानक छा जाने वाले सन्नाटे पर महसूस कर लिया कि उससे फिर कोई गलती सरजद हो गई है। जाओ रीबा, तुम शमसा के पास जाओ, मुझे ज़रा मज़ाहिर से ज़रूरी बात करना है। रीबा फ़ौरन ही उठ गई। क्या उसे वाकई जेल हो गई है? क्या कह रही थी रीबा? आरफा को बहुत देर से बेचैनी हो रही थी। उसके उठते ही बड़ी राजदारी से गोया हुई। अभी तो गिरफ्तार हुआ है, केस तो सीरियस है, मगर ख्याल यही है कि बच जाएगा। मज़ाहिर ने भी बहुत आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। तो घर पर फ़ोन क्यों किया था? ताहिर अली की समझ में यही बात नहीं आ रही थी। बस ऐसे ही, ताकि हम परेशान हों, और क्या मकसद हो सकता है? मज़ाहिर ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। केस किस किस्म का है? ताहिर अली ने पूछा। है तो कत्ल का, मगर उसे क्या फ़र्क पड़ता है? मज़ाहिर का अंदाज हनूस लापरवाही पर मबनी था। ताहिर अली किसी सोच में गुम हो गए। कत्ल पर तो फांसी होती है, आरफा सादगी से पूछ रही थी। अब नहीं होती, मज़ाहिर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में जवाब दिया। इतने कत्ल होते हैं, किस किस को फांसी दें? वो तल्खी से मुस्कुरा दिए। दोनों मियाँ बीवी यूँ खामोश हो गए जैसे मज़ाहिर से इत्तफाक कर लिया हो। फिर भी कुछ ना कुछ तो सज़ा हो सकती है, आखिर कत्ल है। आरफा आर्जी ज़मानत के एहसास को मुस्तकिल करना चाह रही थी। बहुत पैसा है उसके पास, लाखों की ज़मानत भी दे सकता है। मज़ाहिर ने फ़ौरन अपना निपा तुला जवाब दिया। हाँ, ये दुनिया है, किसी के पास ज़रूरत को भी नहीं और किसी के पास ज़मानत को भी बहुत ज़्यादा। तल्ख लहजे में गोया हुई थी। तो फिर इसे अब यहीं छोड़ जाओ, वो बोली। अभी कुछ नहीं पता, मेरे ख्याल में इसे वहाँ भी कोई तकलीफ़ नहीं है। एक बात और करना थी आपसे, मज़ाहिर हिचकिचाते हुए कह रहा था। हाँ कहो, तकल्लुफ़ कैसा? ताहिर अली ने जल्दी से कहा। मेरा ख्याल है कि अब आप महानूर की शादी कर ही दें। वो जो आपके दोस्त के साहबजादे का प्रपोज़ल है उसे ओके कर दें। आखिर एक रोज़ शादी तो करना ही है, क्यों फूफो? हाँ ठीक कह रहे हो। उन्होंने एक अफसुर्दा सी निगाह मज़ाहिर पर डाली। आए तो थे वो लोग, मगर वो तो अभी मंगनी के मूड में हैं। शायद वो पहले बेटी की शादी करना चाह रहे हैं। जाहिर है अभी इसी बेटे की कमाई से घर चल रहा है। अमूमन बेटियों वालों को खौफ होता है कि शादी के बाद कमाऊ बेटा ताउन से हाथ ना खींच ले। अब हम अपनी तरफ से इसरार तो नहीं कर सकते। लड़के वाले शक में भी पड़ सकते हैं कि लड़की वाले इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? आरफा मज़ाहिर से पूछ रही थी। जी समझ रहा हूँ। बहरहाल आप बात करके देखें, लड़कियाँ तो बहुत भारी जिम्मेदारी होती हैं। जल्दी अहदा बरा होना अच्छा होता है। हम रीबा की शादी भी जल्द ही करने के मूड में हैं। साल के आखिर तक चांद भाई भी आ जाएंगे, बहुत मुनासिब वक्त होगा। मज़ाहिर का अंदाज़ बहुत मुनासिब और पुख्ता था। ऐसी वैसी जिम्मेदारी भारी सिल होती हैं, हालांकि बेटों से ज़्यादा खिदमत गुजार और हमदर्द होती हैं, मगर रखने की चीज़ नहीं होती। अल्लाह ने बड़ी अच्छी शक्ल दी। सोचती थी इंशाल्लाह किसी अच्छे और ऊंचे घराने में नसीब खुलेगा, मगर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। खैर कोशिश करके देखती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कल की होती आज ही हो जाए। फ़िक्र से नींद उचाट हो गई है रातों की, आरफा ने कहा। उन्होंने जो कुछ कहा था मज़ाहिर ने बहुत दिलचस्पी और तवज्जो से सुना था। चंद लम्हों तक तो वो किसी सोच में डूबे रहे। ना तुम चाय पी रहे हो, ना ठंडा खाना तुम खा कर आए हो। बताओ फिर क्या खातिरदारी करें तुम्हारी? आरफा ने यकदम मौजू बदल दिया। कमाल करती हैं आप, कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है। हमारा अपना घर है। असल में हम रास्ते में आइसक्रीम खा कर आए हैं, इसलिए अब किसी और चीज़ के लिए मूड बनाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, फिर कभी। वो आरफा से मुखातिब थे और महानूर सुन रही थी।
कितनी परतें हैं आपकी, वो जो मैं देख चुकी हूँ वो तो शायद किसी ने भी नहीं देखा। वो गरूर, खुदपसंदी, दिल आज़ारी, नज़रअंदाज़ी, क्या कोई यकीन कर सकता है कि आपकी ज़ात में ये चुभने वाले रंग भी पाए जाते हैं? मैं भी यही सादा सा रूप देखकर उस रात आपकी ख्वाबगाह पर दस्तक देने पहुँच गई थी। आज तक नदामत है। ना आप कज़न हैं, ना भाई, ना दोस्त, ना आशना, ना अजनबी, ना शनासा, ना बेमहर, ना गमख्वार। अभी आप अपनी परस्तिश में मुब्तला हैं। कोई इस्तादा सी अकाई एहराम मिस्र की तरह मौजूद, हाजिर, नुमायाँ, वाज़े, हैरानी का बाइस, मगर रूह से खाली। आपके उस भेद तक सिर्फ मैं पहुंची हूँ, बाकी सब अभी तक आपके हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। चलो भाई, बहुत लेट हो रहे हैं। मज़ाहिर उठ खड़े हुए। रीबा फ़ौरन रेडी हो गई, मगर महानूर के वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। उठे महानूर आपी, रीबा लापरवाही से कहकर मज़ाहिर के पहलों में जा खड़ी हुई। मैं नहीं जा रही, क्योंकि मुझे उससे कोई ख़तरा नहीं। आपको भी इल्म है, उसके लिए कतई कोई मसला नहीं है। हालांकि यहाँ तो वो कभी चाय भी नहीं पीने आया। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम खामखा डर रहे हैं। हाँ, 2 हाथ 2 पाँव वाला इंसान ही तो है। मुझे अब कोई डर नहीं है। घर बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? आरफा ने जिस अंदाज में मज़ाहिर से ये जुमला कहा था कि सोचा था सूरत अच्छी है, किसी अच्छे घराने में किस्मत खुल सकती है, मगर किस्मत के आगे किसका ज़ोर चलता है, यह हसरतनाक जुमला उसे यूँ महसूस हुआ था गोया वो मज़ाहिर के सामने दामन फैला रही हों। उसे अपनी माँ की ख्वाहिशात का इदराक तो बहरहाल था और उसे माँ का दामन खाली ही रहने का यकीन था, मगर सवाल की शर्मिंदगी तो उठाई थी, लाशऊरी तौर पर ही सही। ताहिर अली, आरफा, मज़ाहिर दम बखुद होकर उसकी सिमत देख रहे थे। ये सब कुछ महानूर ने कहा था। उन्हें कैसे यकीन आता कि हमेशा हूँ हाँ जी बेहतर से काम लेने वाली लड़की आज वाज़े आवाज़ में खुलकर गोया हुई तो पता चला कि उसकी आवाज़ में कितनी खूबसूरत खनक है। हमेशा आवाज़ दबाकर बोलती थी तो आवाज़ की असल खूबसूरती भी दबी रहती थी। ख़ास तौर पर ताहिर अली तो हैरत से पथरा से गए थे। बड़ी अम्मा को फ़िक्र से नींद नहीं आएगी, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। मज़ाहिर ने खुद को संभाल कर नॉर्मल अंदाज में बात की। नहीं होगी, उनसे कहिएगा अम्मी के साथ किसी रोज़ मिलने आ जाऊँगी। आज चली जाओ, सुबह उन्हें समझाकर उनसे इजाज़त लेकर आ जाना। आरफा ने उसे समझाया। क्या सोचेंगी वो कुछ नहीं सोचेंगी, मुझे यकीन है। आप ही ये नहीं करें, बस चलें अब। आपकी वजह से तो अब मुझे घर में रौनक महसूस होती है। रीबा तो परेशान हो गई थी। महानूर ने इतनी सरत से पैंतरा बदला था कि वो सबसे ज़्यादा हक्का बक्का थी, मगर महानूर उसकी बात सुनी अनसुनी करके कमरे में चली गई थी। क्या हुआ इसे एकाएक की? खैर तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। आरफा मज़ाहिर से कहकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ 1 मिनट पहले महानूर दाखिल हुई थी। रीबा उनके पीछे लपकने लगी, मगर मज़ाहिर ने उसका बाजू थाम लिया। शमसा भी मोड़े से उठकर माँ के पीछे चल पड़ी थी। ये क्या हरकत है? कितनी परेशान होंगी अम्मा। आरफा ने नाराज़गी से महानूर की सूरत देखी। और ये तुम क्या कह रही थी कि यहाँ तो कभी वो चाय पीने भी नहीं आया? वो बहुत फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं कह रही थी मैं। जाने क्या कह गई, मुझे ध्यान नहीं था कुछ। आप फ़िक्रमंद ना हो और नानी जान कतई परेशान नहीं होंगी। वो फ़िलहाल अंदर है, यूँ भी वहाँ मेरा दिल घबराता है। आप बहुत याद आती हैं, मैं ज़िंदगी में कभी भी आपसे दूर नहीं हुई। वो कुर्सी पर बैठ गई। तुम अम्मा को नहीं जानती, वो वाकई परेशान हो जाएंगी। तुम ऐसा करो, अभी चली जाओ, मैं सुबह तुम्हें खुद लेने आ जाऊँगी। चलो उठो, शाबाश। तुमने अभी सबके सामने कितने अजीब तरीके से बात की। मज़ाहिर क्या सोच रहा होगा? ये सिला दिया है तुमने उनकी देखभाल का? मैं नहीं जाऊँगी अम्मी, प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो रोहासी हो गई। अब तुम ये ना करो, बुरी बात है बेटे, मज़ाहिर बहुत महसूस करेगा, बात को समझो। वो उसे बाजू से पकड़कर उठाने लगी। प्लीज़ अम्मी, मुझे मजबूर ना करें। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ है? अम्मा तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। आरफा परेशान हो गई। नानी अम्मी वाकई बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं, बस मेरा दिल चाहता है कि आपसे दूर ना रहूं। उसने आंखें पोंछी। तो फिर मेरी आखिरी बात मान लो, आज रात वहाँ और गुजार लो, सुबह मैं तुम्हें ले आऊँगी अम्मा की इजाज़त से। चलो शाबाश। देखो मेरी माँ की सारी ज़िंदगी बहुत ही परेशानी में गुजरी है। मैं नहीं चाहती हमारी जानिब से उन्हें मज़ीद उलझने मिले। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी और समझदार है। आरफा ने उसका सर अपने सीने से लगाकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और महानूर यकलख्त पिघल कर रह गई। ठीक है अम्मी, मगर देखिए आप सुबह ज़रूर आ जाइएगा, उसने शमसा की तरफ देखकर कहा, जो गुमसुम बुत बनी खड़ी थी। आरफा के चेहरे पर चमक सी आ गई। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह शमसा को साथ लेकर आऊँगी। तुम खड़ी हो जाओ, मैं बाहर जाती हूँ। मज़ाहिर परेशान हो रहा होगा। वो ये कहते हुए बाहर निकल गई। मज़ाहिर और रीबा उसी तरह खड़े हुए थे। मज़ाहिर ने बड़ी जांचती हुई निगाह फूफी के चेहरे पर डाली। आ रही है, बस कभी मेरे बगैर रही नहीं है ना, तो ज़रा घबरा गई। कह रही है, नानी अम्मी रीबा और दूसरे सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मगर आप बहुत याद आती हैं। खैर मैंने समझा दिया है। वो मज़ाहिर से मुखातिब थी। मज़ाहिर खामोशी से सर झुकाकर जूते की नोक से फर्श पर कोई ख्याली नक्श बनाने लगे। थोड़ी देर बाद महानूर बाहर आ गई। दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी और नज़रें झुकी हुई थीं। आकर मज़ाहिर के मुकाबिल खड़ी हो गई। रीबा ने उसे शानों से थाम लिया।
میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ پتہ نہیں شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ کا موڈ اتنا خراب ہو گیا۔ اس نے ماہ نور کا رخسار چوم کر کہا۔ ارے نہیں، یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ تم تو بہت اچھی ہو۔ ماہ نور نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے پھوپھا جان، پھر اجازت۔ مظاہر نے طاہر علی کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ طاہر علی کسی دھیان سے چونکے، وہ ہنوز ماہ نور کے بدلے انداز پر ورتائے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خدا حافظ ابو، ماہ نور نے آہستگی سے کہا۔ طاہر علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مظاہر اور ریبا کے پیچھے چل پڑی۔ مظاہر نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ریبا ماہ نور کے ساتھ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ طاہر علی، عارفہ اور شمسہ دروازے پر کھڑے تھے۔ ماہ نور اور ریبا نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ توبہ آپی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ ریبا نے ماہ نور کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ امی بہت یاد آتی ہیں، وہ خفیف سے لہجے میں جواب دیتی۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تب تو آپ کو پھپھو کے بغیر رہنا پڑے گا، یا جہیز میں لے کر جائیں گی پھپھو کو؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ماہ نور لاجواب سی ہو کر خاموش رہی۔ ویسے تو آپ اتنی اچھی ہیں، اگر آدھی رات کو بھی اپنے دلہا سے کہیں گی کہ امی کی یاد آ رہی ہے تو وہ آپ کو فوراً لے کر پھپھو کے پاس آیا کریں گے۔ ریبا نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا کر کہا۔ اکا جان کا موڈ بہت خراب ہے، کوئی بات کریں ان سے؟ ریبا نے سرگوشی کی۔ کیوں؟ میں نے انہیں کیا کہہ دیا ہے؟ خود ہی ملانے لائے تھے امی سے، میں نے تو فرمائش نہیں کی تھی۔ ماہ نور نے برا مان کر مظاہر کی پشت کی طرف دیکھا۔ تو آپ ویسے ہی کوئی بات کر لیں، پتہ تو چل جائے گا کہ اس وقت ان کا موڈ کیسا ہے۔ ریبا نے پھر سرگوشی کی۔ ماہ نور خاموش رہیں۔ اکا جان آپ ہی پوچھ رہی ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ریبا نے شریر انداز میں پوچھ ہی لیا۔ ماہ نور نے برا مان کر ریبا کی طرف دیکھا۔ کس خوشی میں؟ مظاہر کا لہجہ سرد تھا۔ خوشی میں؟ ریبا نے تعجب سے ماہ نور کی طرف دیکھا۔ ناراض بھی خوشی میں ہوتے ہیں؟ ریبا سرگوشی کے انداز میں ماہ نور سے پوچھنے لگی۔ ویسے ہی یوں ہی آپ کا موڈ دیکھ کر خیال آ گیا تھا، ریبا نے وضاحت کی۔ مظاہر کی محسوس ہونے والی خاموشی بہت سہمانے والی تھی۔ ریبا بھی سنجیدہ ہو گئی تھی اور خاموشی سے بیگ سے سر ٹکا دیا، یوں جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ وہ بلوچ کا کوئی فون تو نہیں آیا تھا کل؟ نفیس خواجہ نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی شاہانہ سے پوچھا تھا۔ نہایت حیرت کا مقام تھا، وہ اپنے ہاتھ سے نفیس خواجہ کے لیے بریک فاسٹ ارینج کر رہی تھیں۔ نہیں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ بہت غیر ذمہ دار ہے یہ شخص، یعنی حد ہو گئی۔ وہ ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے ٹیبل تک آئے۔ اور یہ شمسی کو کیا ہوا؟ صبح بیڈ ٹی کے بجائے سیب کا جوس رکھ دیا۔ خیر میں نے پی لیا تھا۔ وہ مارننگ نیوز پر نظریں دوڑانے لگے۔ شمسی کو میں نے کہا تھا صاحب کو ارلی مارننگ ایپل جوس دیا کرو۔ آپ اب اس ایج پیریڈ میں داخل ہو رہے ہیں جب فٹنس پر اسپیشل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی تو مصروفیات کا تقاضا ہے کہ آپ ایکسٹرا کیلوریز اسٹور رکھیں۔ وہ تیار سلائس نفیس خواجہ کے سامنے رکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ نفیس خواجہ اخبار دیکھنا بھول گئے اور شاہانہ کا چہرہ غور سے دیکھنے لگے۔ بے حد نرم اور نازک کپڑے کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تراشیدہ بالوں کو خوبصورت کلپ میں جکڑے ہوئے، ہونٹوں پر پیازی شیڈ کی چمکدار لپسٹک کی تہہ جمائے، ہر قسم کی جولری کے بوجھ سے آزاد ضروری اشیاء نفیس خواجہ کے آگے رکھتے ہوئے شاہانہ انہیں حیرت سے پتھر بنا رہی تھی۔ تبھی وہ ٹھٹک گئے۔ اوہ، یقیناً کوئی بڑا مطالبہ، نئی فرمائش۔ تھینکس، آخر انہیں کچھ تو بولنا تھا۔ بہرحال انہیں شاہانہ کے بولنے کا انتظار تھا۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ اب میری ایفیشنسی وہ نہیں جو میرے بزنس کا تقاضا ہے، سو تھینکس اگین۔ وہ حیرت چھپا کر بہرحال مسکرائے۔ آج کل تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے پھر اخبار پکڑ لیا۔ شاہانہ نے چونک کر نفیس خواجہ کی شکل دیکھی۔ مسئلہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کو کیا دھیان آیا؟ وہ الجھنے لگیں خود سے۔ نہیں، ویسے ہی پوچھ لیا، تم میرا خیال کر رہی ہو تو مجھے تمہارا خیال آ گیا۔ وہ قدرے شریر انداز میں مسکرا دیے۔ شاہانہ نے یوں پلکیں جھکا لیں جیسے شادی کے اوائل دنوں میں وہ نفیس خواجہ کی کسی شرارت سے لاجواب ہو کر جھکا لیتی تھیں۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ پائپ بھی کم کر دیں۔ لڑکے کتنے ہی ایفیشینٹ ہو جائیں، بہرحال آپ جتنا سینس آف ڈیوٹی تو ان میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے چائے کا کپ نفیس خواجہ کے سامنے رکھ دیا۔ اور کوئی حکم بیگم صاحبہ؟ قدرتی طور پر نفیس خواجہ کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ شاہانہ پیشانی سے بال سمیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گئیں۔ اور میں یہ بھی کہہ رہی تھی آپ مظاہر سے فائنل بات کریں۔ میرا خیال ہے ہم منگنی کے بجائے مون کا نکاح کر دیں، یہ ذرا اسٹرانگ رہے گا۔ رخصتی تک کم از کم فون پر بات چیت رہے گی تو اجنبیت بھی ختم ہوگی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ پوچھنے لگیں۔ ویری نائس، آج ہی بات کرتا ہوں، ڈونٹ وری، نفیس خواجہ نے جواب دیا۔ کوئی خاص تیاری تو کرنا نہیں ہے۔ ریسنٹلی میں نے اپنے لیے جولری تیار کرائی تھی، خاصی بھاری ہے، اس لیے سوچا وہ ریبا کو چڑھا دوں گی نکاح پر۔ ایک بھاری سوٹ لینا ہوگا، 4 ہلکے بنا لوں گی، ان کے ساتھ میچنگ آرٹیفیشل جولری، پرس اور شوز لینا ہوں گے۔ پھل اور مٹھائی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ نفیس خواجہ تو ریشہ ختمی ہونے لگے۔ اتنی حسین صبح کا تصور بھی ان کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ وہ مون کے لیے یہ سب پروگرام بنا رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔
اخبار، ناشتہ، سب کچھ ان کے ذہن سے محو ہو رہا تھا۔